Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 10. Today the name of our topic is kidney failure या renal failure. Let's come to the definition of kidney failure या renal failure. डेफिनेशन हमें मिलेगी पेज 27 पे. इट इज़ द कंप्लीट फेलियर या पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी. या तो आपकी किडनी पूरी तरह से फेल हो जाए कि वो कोई फंक्शन ना परफॉर्म करे, या फिर वो पार्शियली यानी उसका आधा काम वो परफॉर्म कर रही है और कुछ फंक्शंस परफॉर्म ना करे. दिस टाइप ऑफ किडनी इज़ नोन एज जो हम कहेंगे फेल्ड किडनी है, या फिर रीनल फेलियर की तरफ हम कह देते हैं कि वो रीनल फेलियर है. नाउ कम टू द कॉजेज़ ऑफ किडनी फेलियर. डायबिटीज़ मेलिटस यानी शुगर जो हम कहते हैं, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू द किडनीज़, या फिर आपकी किडनीज़ पे जो है वो ब्लड जो है वो अच्छी तरह से जो है नहीं पहुंच रहा जिस तरीके से प्रॉपर्ली पहुंचना चाहिए, या फिर ड्रग ओवरडोसेस. कोई बंदा जो है वो ड्रग्स ले रहा है और हद से ज़्यादा ले रहा है, ओवरडोज ले रहा है, या फिर कोई बंदा दवाइयाँ खा रहा है. कुछ लोगों को दवाइयाँ खाने की आदत होती है, नहीं कोई बीमारी होती या ज़रा सी खांसी वगैरह होती है वो दवाई लेना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वो अपने आप को ड्रग ओवरडोज कर रहे होते हैं. तो बेसिकली ये तमाम कॉजेज़ क्या हैं, किडनी फेलियर की हैं. अगर आप में से ये चीज़ें पाई जा रही हैं, आप ओवरडोज ले रहे हैं या आपका ब्लड के अंदर ब्लड सप्लाई किडनी में नहीं पहुंच रहा, तो हम कहते हैं कि ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं ये इंसान को किस की तरफ लेके जाती है, किडनी फेलियर की तरफ. सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं. कौन कौन सी अलामात हैं. सिम्टम्स हमारे पास हैं. यूरिया इंक्रीज़ इन ब्लड. हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की अमाउंट, यूरिया क्या एक हार्मफुल मटेरियल है, हार्मफुल सब्सटेंस है, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, इससे हमें नुकसान होता है. इसके साथ साथ जब यूरिया हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग यूरिनेशन बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी यूरिनेट ज़्यादा करेंगे. इसी तरह हमारे यूरिन के अंदर बाज़ों का खून भी आना शुरू हो जाएगा, ब्लड आएगा. और इसके अलावा हमें वॉमिटिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, नोज़िया हो जाएगा. नोज़िया बेसिकली किसे कहते हैं कि या तो एक फ्लू किस्म की जो है सेंसेशन होती है, आपको फ्लू सा महसूस हो, या फिर ये होता है कि आपको बैड सी स्मेल आए, या फिर इसकी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं. ठीक है, सर भारी हो जाना, इसको भी हम नोज़िया की कंडीशन में ही लेके आते हैं. वेट लॉस हो जाए या स्वेलिंग हो जाए लेग्स की, फेस की, फीट वगैरह की, आपके हाथ पाँव वगैरह में. ये फेस, लेग और फीट पे स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो जमा हो जाती हैं हमारे जिस्म के अंदर. और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में मुश्किल हो. तो सबसे ज़्यादा अगर लास्ट के ये जो 2 पॉइंट्स कुछ ज़्यादा एज के लोगों में ये नज़र आते हैं, सबसे पहले किडनी का, यानी आपके यूरिन टेस्ट कराया जाता है. यूरिन टेस्ट क्यों कराया जाता है, कहीं आपकी बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया, कहीं आपकी यूरिया लेवल तो नहीं आपके ब्लड के अंदर बढ़ गया, कहीं आपको शुगर तो नहीं हो गई, कहीं आपका किडनी तो नहीं फेल हो गया. तो ये सारे के सारे जो है वो सिम्टम्स देखे जाते हैं. फिर आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ. अगर किडनी फेलियर हो गया है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा. ट्रीटमेंट 2 तरीके से हमारा जो है वो इस आजकल के दौर में हम लोग कर रहे हैं, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट. अब डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट क्या है ये डिटेल में हम देखेंगे, और यही हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. नाउ कम्स टू द डायलिसिस. डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं. डेफिनेशन है हमारी, द क्लीनिंग ऑफ ब्लड विच इज़ द आर्टिफिशियल मीन्स. बाय आर्टिफिशियली आप अपने ब्लड के अंदर से तमाम वेस्ट रिमूव कर दें. दिस इज़ नोन एज डायलिसिस. टाइप्स की तरफ आ जाते हैं. डायलिसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस. पेरिटोनियल डायलिसिस सबसे पहले देख लेते हैं. दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको मैं करके दिखा रही हूँ यहाँ पर. पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है. पेरिटोनियल नाम जो है वो हमने पहले कभी नहीं सुना हुआ. ये स्पेस है अराउंड गट, हमारे गट के पास एक स्पेस है, एक जगह है. दिस कैविटी इज़ लाइंड विथ पेरिटोनियम हैविंग ब्लड वेसल्स. ये बेसिकली एक वॉल है, या मैं कह लेती हूँ ये एक लेयर है. ठीक है, हमारी एक लेयर है, हमारी बॉडी में एक झिल्ली है जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं, और ये गट के अंदर एक जगह है, पेरिटोनियल कैविटी. अब ये इस कैविटी को यूज़ करते हुए जो डायलिसिस किया जाता है उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं. पेरिटोनियल डायलिसिस होता कैसे है, प्रोसेस क्या है. डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है, और वो वेस्ट आपके ब्लड के अंदर से डिफ्यूज़ होके इस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर आता है, और आपका ब्लड साफ़ हो जाता है. यानी ब्लड, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ये यानी खून की नाली है, सारे का सारा गंद जो है वो बाहर आ जाएगा. बाहर क्या पे है, आपके पास डायलाइजिंग फ्लूइड है जो हमने बाहर से डाला है. और इसका ड्यूरेशन क्या है, ये घरों में किया जा सकता है और ये हर रोज़ भी हो सकता है. पेरिटोनियल कैविटी डायलिसिस बहुत इजी है, ये हर कोई घर में बैठ के कर सकता है और हर रोज़ भी कर सकता है. ये बेसिकली कैसे है, इसकी डायग्राम हम अपने बुक में देख लेते हैं.
दिस इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस ऑन पेज नंबर 28। ये हमारे पास देखें, ये आपकी पेरिटोनियम कैविटी है, ये वाली, ये जो येलो से यहाँ से मेंशन हुई है ना, ये ठीक है। इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर इन्होंने आपको ये बड़ा करके जो दिखाया हुआ है, ये वेस्ट मटेरियल्स जो हैं, ये आपके जो हैं ये वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के हैं, ये मूव करे, और ये येलो कलर की, ये यहाँ पे येलो लाइट सा कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ये डार्क येलो यहाँ नज़र आ रहा है। ये येलो कलर जो है ये आपकी पेरिटोनियम कैविटी है। 2 पेरिटोनियम कैविटीज़ लेयर हैं, उसके बीच में क्या चीज़ आ रही है, खून की नाली यानी ब्लड वेसल, जिसके अंदर से गंद सारे का सारा, गंद क्या हो सकता है, यूरिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, और कोई भी वेस्ट मैटर हो सकता है। आपने ब्लड या जो है आपके ब्लड के अंदर से गंद डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर कैसे जाएगा, आपने डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो इस जगह इधर से इंजेक्शन के ज़रिए, इंजेक्शन होता है या कोई सिरिंज होती है, उसके ज़रिए डायलाइजिंग फ्लूइड आपने इस जगह पर पेट में, या आपका पेट है ठीक है, पेट के यानी स्टमक के इस जगह पर आपने अपना डायलाइजिंग फ्लूइड एंटर करना है बॉडी में, ठीक है। देखें यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड एंटर हो रहा है। अब डायलाइजिंग फ्लूइड जाकर क्या करेगा, इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड आ रहा है, तमाम के तमाम ये ब्लैक डॉट्स डिफ्यूज़ हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर जमा हो गए। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर सारे का सारा वेस्ट जमा जब होगा तो पीछे हमारा ब्लड क्या होगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, सारे का सारा वेस्ट रिमूव हो जाएगा, और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा जो कि बॉडी के अंदर चला जाएगा। और ये सारे का सारा वेस्ट यहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर जमा होगा और दोबारा इस पाइपलाइन के ज़रिए निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड निकल रहा है फॉर ड्रेनेज, ये हमने फेंक देना है। क्यों फेंक देना है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी का तमाम गंद है, ठीक है। एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, दिस इज़ योर पेरिटोनियल कैविटी, येलो लाइनिंग ये बड़ी करके आपको यहाँ दिखाई गई है, उसके बीच में ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर आपको तमाम वेस्ट नज़र आ रहे हैं जो कि डिफ्यूज़ होने हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड आपने स्टमक में थ्रू सिरिंज, थ्रू इंजेक्शन, ये आपने इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर देना है। डायलाइजिंग फ्लूइड जब इंसर्ट कर दे, ये ब्लू कलर का फ्लूइड भर गया, यहाँ ब्लड वेसल से तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स या वेस्ट वगैरह जो हैं वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हुए। अब ये दोबारा से यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड हम बाहर निकालेंगे और बाहर फेंक देंगे। इस तरह क्या होगा, जितना ये जो हमारे खून की नाली है पिंक कलर की, जितना ब्लड होगा बॉडी में तमाम का तमाम साफ़ सुथरा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वेस्ट रिमूव हो जाएगा। दिस इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। क्योंकि ये येलो कलर की पेरिटोनियल कैविटी जो आपके पेट यानी स्टमक में होती है, ये यहाँ पर यूज़ होती है, इसीलिए इसको पेरिटोनियल डायलिसिस का नाम दिया जाता है। ये काम घर पे क्यों हो जाता है, क्योंकि हम इंजेक्शन और ये डायलाइजिंग फ्लूइड बाज़ार से लाकर ख़ुद भी इंजेक्ट कर सकते हैं अगर हमें ये काम आता हो तो, ठीक है, और ये काम रोज़ भी कर सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टाइप इज़ हीमोडायलिसिस। सो व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस? हीमो मीन्स ब्लड, हीम HAEM, हीम मीन्स ब्लड। डायलिसिस यानी डायलिसिस की टाइप, वो डायलिसिस की टाइप जिसमें आप ब्लड से डील कर रहे हो। इसमें क्या होता है, हम डायलाइज़र मशीन यूज़ करते हैं, द मशीन इन विच ब्लड इज़ पम्प्ड इनटू द डायलाइज़र। डायलाइज़र मशीन होती है जिसके अंदर तमाम का तमाम खून पंप यानी डाला जाता है। प्रोसेस क्या होता है इसमें, वेस्ट एंटर इन डायलाइजिंग फ्लूइड। इसमें भी डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो हमने पेट के अंदर एंटर कर रहे थे थ्रू सिरिंज वगैरह, लेकिन यहाँ पर हम कोई इंजेक्शन वगैरह जो है वो पेशेंट को नहीं दे रहे, बल्कि पेशेंट का ब्लड इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाल कर डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर से गुजार रहे हैं, ठीक है। ये कैसे है ये भी हम देख लेते हैं, ड्यूरेशन देख लेते हैं। आपका पेरिटोनियल डायलिसिस रोज़ हो सकता था घर में, लेकिन हीमोडायलिसिस रोज़ नहीं हो सकता। ये 3 टाइम्स पर वीक हो सकता है, यानी एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, और ये हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रॉपर डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर होता है। नाउ दिस इज़ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस स्टिल ऑन पेज 28। ये आपके सामने बुक पे डायग्राम बनी हुई है। ये क्या है, पेशेंट जो है वो एक हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और उसके हाथ पे इंजेक्शन जो है वो लगाया गया है। दिस इज़ डायलाइज़र मशीन, ये सारी की सारी, ठीक है। इसमें डायलाइज़र मशीन कैसी है कि यहाँ पर जो है वो आपके सारे के सारे पाइप्स लगे हुए हैं और यहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो मूव करता है या रन करता है। अब डायलाइजिंग फ्लूइड रन करने का मकसद क्या है कि जब इस पेशेंट के हाथ की वेन से सारे का सारा ब्लड आहिस्ता आहिस्ता करके आएगा और इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर से गुजरेगा तो डिफ्यूजन होगी, सारे का सारा वेस्ट ब्लड वेसल से आपके डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाएगा और गंद जो है वो सारे का सारा इस जगह पर इस वाले वेसल में आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ से जब जब डायलाइजिंग फ्लूइड जो है ख़त्म होता जाएगा, नीचे से नया डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो ऊपर खुद ब खुद जाता चला जाएगा और ब्लड जो है वो साफ़ सुथरा होकर ऑक्सीजनेटेड होकर आपके इसी जगह से जाकर आपकी दूसरी वेन के अंदर, 2 वेन्स आपकी जो है इंजेक्ट हुई हुई हैं, दूसरी वेन के अंदर ट्रांसफ़र होता जाएगा। एक ही दफ़ा में सारे का सारा खून जो है वो नहीं निकाल लेते, ठीक है।
एक ही दफ़ा में नहीं निकलता, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल रहा होता है आपका ब्लड और यहाँ पे साफ़ हो रहा होता है, वापस भी जाता है। सो ये आपका बेसिकली सारा है। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, डायलाइजिंग फ्लूइड और ब्लड दोनों का आपस में कांटेक्ट नहीं होता। फ्लूइड जो है वो अलग ट्यूब में मूव कर रहा होता है, ब्लड अलग ट्यूब में मूव कर रहा होता है, सिर्फ डिफ्यूजन होती है, ठीक है, सिर्फ डिफ्यूजन होती है, वरना हमारा तो खून सारे का सारा चेंज हो जाए, उसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो मिक्स हो जाए। इसीलिए ब्लड की अलग ट्यूब्स हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड की अलग ट्यूब्स हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था हीमोडायलिसिस। अब चलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ। किडनी ट्रांसप्लांट में डेफिनेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज किडनी विद डोनर हेल्दी किडनी। एक पेशेंट है, वो उसकी किडनी डैमेज हो चुकी है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो क्या होगा, एक हेल्दी डोनर से किडनी लेकर उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करा दी जाएगी, यानी फिट कर दी जाएगी आसान वर्ड्स में, उसको हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, आपकी कंडीशंस आपके सामने हैं। डिसीज़ डोनर, यानी कोई बंदा मर गया है और वो चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरी किडनी किसी को डोनेट कर दी जाए, या तो वो डोनर हो सकता है लाइव डोनर, या आपका कोई एक बंदा है, उसने आपको कहा है कि तुम मेरी किडनी ले लो। कुछ होता है ना, कुछ लोग अपनी किडनी जो है वो बेच रहे होते हैं, तो ये लाइव डोनर वो होते हैं। कुछ है मे बी रिलेटिव, कुछ होते हैं कि माँ बाप बीमार हैं तो औलाद उनको जो अपनी किडनी जो है वो डोनेट करती है। तो ये तमाम कंडीशंस किसकी हैं, डोनर और रिसीवर की जो है वो कंडीशंस हैं। अब क्या चीज़ ज़रूरी है, मैचिंग ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ असेप्टर एंड डोनर। जो किडनी दे रहा है यानी डोनर, और जो किडनी एक्सेप्ट कर रहा है असेप्टर, उनका ब्लड ग्रुप, उनके टिश्यूज़ एक दूसरे से मैच करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बॉडी उस ब्लड को या उस किडनी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अगली चीज़, ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम कनेक्टेड टू अ न्यू किडनी। अब जब हमने किडनी एक नई लगानी होती है तो क्या होता है, सारे का सारा ब्लड और यूरिनरी सिस्टम नई किडनी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, यानी उसको सीना पड़ता है, ठीक है, स्टिच करना पड़ता है। तो ये एक बहुत मेहनत का काम है और बहुत मुश्किल काम है। 10 to 15 ईयर्स एवरेज लाइफ टाइम है। किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया है तो एवरेज लाइफ टाइम ये है कि 10 से 15 साल वो इंसान जी सकता है एक नई किडनी के साथ जो कि उसने डोनेट करके ली थी। लेकिन इफ़ फेल, अगर आपका ये किडनी ट्रांसप्लांट काम नहीं करता, फिर हमें उस बंदे को दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ लेकर जाना पड़ता है कि उसको पहले बंदे की किडनी मुवाफिक नहीं आई, अब उसको दोबारा से डोनर ढूंढना है हमें कोई, और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ लेकर जाना है। अगर सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करना, बंदे को किडनी नहीं मिल रही, तो हम कहते हैं भाई आप डायलाइज़र फ्लूइड के ज़रिए, जैसे हीमोडायलिसिस है या दूसरा डायलिसिस है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस, तो आप वही करते रहो क्योंकि आपके पास और कोई काम नहीं है। लेकिन अगर हमें सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट करने की इजाज़त मिल जाती है, डोनर मिल जाता है या किडनी मिल जाती है दूसरी, कि अब दूसरी दफ़ा भी इसका ऑपरेशन हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, जब तक तो ऑपरेशन नहीं होता तो डायलाइज़र्स के ज़रिए उसको ज़िंदा रखते हैं, यानी उसका काम चलाते रहते हैं किडनी का, क्योंकि किडनी तो रोज़ काम करना है, ठीक है, उसको तो किसी किस्म की छुट्टी नहीं होती। तो डायलाइसिस के ज़रिए उसके ब्लड को हम लोग जो है वो फ़िल्टर आउट करते रहते हैं, उसके बाद उसकी सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट का लेक्चर जो हो गया हमारा ख़त्म। अगर इसमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अपनी क्यूरी वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं, इंशाल्लाह वो क्यूरी सॉल्व कर दी जाएगी। अब आते हैं अपने MCQs की तरफ। MCQs की पिक्चर आपको भेज दी जाएगी। एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप पिछली वीडियोस देख लीजिएगा और पिछली इमेजेस देख लीजिएगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।